हेलो बच्चों। इस क्लास में अब हम क्वेश्चन करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन नंबर 7। प्रबंध को विज्ञान के रूप में समझाइए। मतलब कि जिस तरह से आप विज्ञान के दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 10th तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब चीज़ें पढ़ी थी, इसी तरह से अब जो 11th में और 12th में 11th में आपने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी वगैरह पढ़ा, आप 12th में भी बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो। आगे जा कर के आप BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आगे MBA करोगे। MBA अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से होता है, तो आप आगे जा कर के मैनेजर बनोगे किसी बढ़िया कंपनी में। तो वही चीज़ पूछी जा रही है, तो क्या प्रबंध को विज्ञान के रूप में माना जा सकता है? मतलब अगला क्वेश्चन मैंने अथवा करके लिया है, क्या प्रबंध के विषय को, यानी कि प्रबंध जो एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है, तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को साइंस की कैटेगरी में माना जा सकता है? जिस तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को साइंस का ही सब्जेक्ट माना जाता है। फिजिक्स आप पढ़ते हो तो साइंस का ही बोलते हैं ना कि साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट को हम कॉमर्स का सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर यही कॉन्ट्राडिक्शन है, यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि क्या प्रबंध को विज्ञान के सब्जेक्ट के रूप में, विज्ञान के विषय के रूप में माना जा सकता है अथवा नहीं। माना जाएगा तो क्यों माना जाएगा, और अगर नहीं माना जाएगा तो क्यों नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये, आप आंसर तभी समझ सकते हो, आपको टॉपिक तभी समझ में आएगा जब उसका क्वेश्चन समझ में आए। तो क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ मैं। जिस तरह से साइंस के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को रखा जाता है, उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि क्या प्रबंध को, यानी कि प्रबंध वाले सब्जेक्ट को, प्रबंध वाले विषय को विज्ञान की कैटेगरी में रखा जा सकता है अथवा नहीं। तो अब मैंने आंसर किस तरह से लिखा है, ये आप अपना नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा। मैंने आपको खाली हिंट देने के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। प्रॉपरली नोट्स आपको अपना आप ही बनाने हैं, किसी भी बुक से बना सकते हैं। तो उत्तर में मैंने क्या लिखा है पहले, कि प्रबंध को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, उससे पहले हमें विज्ञान का अर्थ जानना जरूरी है। तो प्रबंध तो बाद में देखा जाएगा, पहले विज्ञान का मतलब तो समझें कि किसी भी विषय को जब हम विज्ञान का विषय कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं, तो विज्ञान का अर्थ समझते हैं। तो विज्ञान हम उस विषय को कहते हैं जिसमें एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है, मतलब प्रॉपरली सिस्टमेटिक नॉलेज है। पहले आप बेसिक चीज़ें सीखोगे साइंस की, यानी कि साइंस के जितने भी विषय हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, उसमें हम क्या करते हैं, पहले बेसिक चीज़ें सीखते हैं, फिर थोड़ी सी और उससे ऊपर, फिर थोड़ा सा और उससे ऊपर, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। आगे इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। और बायो लेकर के क्या है, पहले बायो में 11th क्लास में हमने सब्जेक्ट्स पढ़े, बायो के चैप्टर टॉपिक पढ़े, उसके बाद 12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन में, उसके बाद आगे MBBS किया, MD किया। तो हमारी जो नॉलेज है, यानी कि ज्ञान जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये प्रॉपर एक क्रमबद्ध है। क्रम का मतलब क्रम के अनुसार चलना, पहले थोड़ा सा सबसे नीचे, फिर थोड़ा और उससे ऊपर, फिर थोड़ा सा और उससे ऊपर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ें चलती चली जाती है। तो विज्ञान हम उस विषय को कहते हैं जिसमें ज्ञान जो है वो क्रम के अनुसार चलता है। एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जो कि अवलोकन, यानी कि एनालाइज करने के थ्रू, एनालाइज मीन्स जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बार बार उस चीज़ को देखते हो, बार बार प्रयोग करते हो, तो उस प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी विषय को तब लेते हैं जब उस विषय में कोई क्रमबद्ध ज्ञान हो और वो विषय प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया जाता हो, जिसे प्रमाणित करना संभव हो। प्रमाणित करना मतलब जिसको आप प्रूव कर सकते हो, यानी कि विज्ञान उस विषय को कहा जाएगा जिसमें कोई क्रमबद्ध ज्ञान हो, जो प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, यानी कि जिसके सिद्धांत प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किए गए हों, और जिसे प्रमाणित करना संभव हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके सिद्धांत। इसमें 3 बातें नजर आई। भाई प्रबंध को विज्ञान के रूप में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वो तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले विज्ञान का अर्थ हमने पढ़ा। इस अर्थ के आधार पर 3 बातें निकल करके आई। ये जो यहाँ पर परिभाषा में या विज्ञान के अर्थ में लिखी हुई हैं, इसमें 3 बातें निकल करके आई। इस आधार पर विज्ञान की 3 विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1, विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनका सबका एक व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है। फिजिक्स का अपना एक ज्ञान समूह है, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज का एक संग्रह है। फिजिक्स की बुक्स हैं तो उसमें प्रॉपर फिजिक्स की बातें लिखी हुई हैं, यानी कि व्यवस्थित ज्ञान समूह है। केमिस्ट्री है तो उसमें केमिस्ट्री का ज्ञान समूह है, बायोलॉजी है तो उसमें बायोलॉजी का ज्ञान समूह है। फिर आती है बात
विज्ञान के सिद्धांत परीक्षणों के आधार पर प्राप्त होते हैं। यानी कि जो ऊपर लिखी हुई बातें उन्हीं को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। विज्ञान के विषयों का एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। विज्ञान के सिद्धांत परीक्षणों के आधार पर प्राप्त होते हैं। यानी कि विज्ञान के सिद्धांत केवल ऐसा ही नहीं कि किसी को अच्छा नज़र आया तो उसने अच्छा लिख दिया, बेकार नज़र आया तो बेकार लिख दिया। अगर H2+O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर के अगर पानी बनता है, ठीक है ना, तो वो पानी बनता है। लेकिन ये केवल एक बार के करने से नहीं बता दिया किसी ने। जो ये सिद्धांत बना कि H2 इज इक्वल टू पानी, ठीक है ना, वाटर, तो ऐसे ही नहीं बना दिया। ये बार बार परीक्षण किया गया, उसके आधार पे पता चला। तो विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे के सारे परीक्षण करने पर, बार बार प्रयोग करने के आधार पर ही बनते हैं, और केवल एक या दो नहीं, बार बार करने पर, परीक्षणों के आधार पर। और विज्ञान, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला, विज्ञान के सिद्धांत की व्यापक वैधता होती है, सर्व मान्यता होती है, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। विज्ञान का कोई सिद्धांत जो इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडिया में मान्य हो रहा है, वो अमेरिका में भी मान्य होगा। विज्ञान के सिद्धांत तभी बनते हैं जब इनको हर जगह मान्यता मिल जाए। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि विज्ञान के सिद्धांत जो बने हुए हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स के रूल हों, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हों, चाहे केमिस्ट्री के प्रिंसिपल हों, चाहे बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हों, तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी मान्यता होती है। और आप उन एक्सपेरिमेंट को चाहे अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब में करके देख लीजिए, और चाहे दिल्ली की किसी लैब में जाकर के करके देख लीजिए, चाहे अमेरिका की किसी लैब में जाकर के करके देख लीजिए, वहाँ पर सब पर जो परिणाम प्राप्त होंगे, सबसे जो परिणाम प्राप्त होंगे वो एक जैसे होंगे। तो विज्ञान के विषय में क्या बात नजर आई कि ये सिद्धांतों के अनुसार बनता है। विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो बार बार परीक्षणों के आधार पर बनते हैं, इनका एक ज्ञान समूह होता है, और ये सिद्धांत हर जगह एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं। चाहे इंडिया में करके देख लीजिए, चाहे अमेरिका में चले जाइए, चाहे पाकिस्तान चले जाइए, चाहे छोटे से देश में जाइए, चाहे बड़े से देश में, हर जगह एक जैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इन तीनों बातों के आधार पर प्रबंध को चेक करके देखते हैं। यानी कि कोई स्टूडेंट अगर प्रबंध की पढ़ाई कर रहा है तो क्या ये हम मान लें कि वो विज्ञान की ही जैसे पढ़ाई कर रहा है? तो एक एक बात, जो ये पहली बात है, इसमें चेक करके देखते हैं। विज्ञान के विषयों का एक व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है, तो ये बात तो प्रबंध पर भी लागू होती है। विज्ञान की तरह प्रबंध का भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। MBA जो बच्चा कर रहा है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रबंधक की पढ़ाई कर रहा है, प्रबंधक बनेगा बाद में, तो वो भी तो जो पढ़ाई कर रहा है उसका भी तो व्यवस्थित ज्ञान समूह है। जब आप MBA करोगे, आप ही लोग 12th करने के बाद आगे BBA करोगे, उसके बाद MBA करोगे, या और आगे प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट की पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पर आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो जिस तरह साइंस वाले बच्चे मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, अपना नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं अपनी, उसी तरह से प्रबंधक भी अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। तो ये पहली बात तो भैया सही साबित हो गई। यानी कि विज्ञान के लिए ये पहली बात होनी ज़रूरी थी, तो प्रबंधक में भी, प्रबंध के विषय में भी ये बात है। यानी कि इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध भी विज्ञान की तरह ही एक विषय है। यानी कि प्रबंध को विज्ञान माना जा सकता है। इस पहली बात पर मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, इस पहली बात। दूसरी बात, यहाँ लिखा था कि विज्ञान के जो सिद्धांत बनते हैं वो परीक्षणों के आधार पर बनते हैं। यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद में विज्ञान के सिद्धांत बन जाते हैं। तो यही बात प्रबंध के सिद्धांत पर भी है। विज्ञान के सिद्धांत की तरह प्रबंध के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो भी अनेक वर्षों के प्रयोगों तथा विश्लेषण के आधार पर ही दिए गए हैं। अब अगले वाले नेक्स्ट वाले चैप्टर में आप विज्ञान प्रबंध के सिद्धांत पढ़ोगे, तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो आप हायर स्टडीज़ में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, जिस तरह से विज्ञान के सिद्धांत बार बार एक्सपेरिमेंट करके किए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, दसियों साल तक एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, उसके बाद विज्ञान का एक सिद्धांत बनता है। इसी तरह से जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो भी दसियों साल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद प्रबंध का एक सिद्धांत दिया जाता है, कोई एक टेक्निक दी जाती है। जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत है, जैसे अनुशासन का सिद्धांत है, जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत है, निर्देश की एकता का सिद्धांत है, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है। अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि कुछ सिद्धांत हैं। तो जिस तरह से साइंस के सिद्धांत हैं, उसी प्रकार से प्रबंध के भी सिद्धांत दिए गए, और जो कि केवल 1 या 2 दिन के आधार पर नहीं दिए गए, दसियों साल तक उनके एक्सपेरिमेंट चलते रहे, उसके बाद ही प्रबंध के सिद्धांत दिए गए। तो भैया इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो विज्ञान की तरह से ही एक विषय है, विज्ञान का ही विषय है। दोनों बातें लागू हो गई ना।
विज्ञान की तरह प्रबंध का भी अपना एक ज्ञान समूह है, तो प्रबंध को विज्ञान माना जा सकता है। विज्ञान की तरह ही प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भी अनेक वर्षों के आधार पर दिए गए हैं, अनेक वर्षों के प्रयोग के आधार पर दिए गए हैं। तो इस आधार पर भी विज्ञान की तरह ही प्रबंध को भी विज्ञान माना जा सकता है। इन दोनों बातों पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान का ही एक विषय है, या विज्ञान की तरह से ही एक विषय है। अब तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात में हमने क्या देखा था कि विज्ञान के सिद्धांत की व्यापक वैधता होती है। व्यापक मतलब हर जगह, और वैधता मतलब एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। तो विज्ञान के सिद्धांतों को हर जगह मान्यता मिली भी होती है। जो बात अमेरिका में लागू हो रही है विज्ञान की, वो बात हमारी इंडिया में भी मानी जाएगी, क्योंकि हम अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। अगर 4 चीज़ों को मिलाया जाए, 4 रसायनों, 4 रसायन को कह लीजिए, एक प्रकार से कुछ तत्वों को अगर मिलाया जाए, कुछ यौगिकों को अगर मिलाया जाए, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक जैसा आएगा। चाहे अमेरिका की लैब में करके देख लीजिए, चाहे यहाँ पर लैब में करके देख लीजिए, इंडिया की लैब में। लेकिन अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों की बात करें, तो प्रबंध के सिद्धांत हर परिस्थिति में एक जैसे लागू नहीं होते। जैसे विज्ञान के सिद्धांत तो सत्य पर आधारित हैं और उन्हें हर जगह और हर परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। हर जगह मतलब चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, और हर परिस्थिति, चाहे आप अपने घर पे करके देख लीजिए, और चाहे स्कूल की लैब में करके देख लीजिए, चाहे गर्मी में करके देख लीजिए, चाहे सर्दी में करके देख लीजिए, हर जगह और हर परिस्थिति में एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा विज्ञान के जो सिद्धांत बने हुए हैं। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत इतने पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट? क्योंकि जैसे मान लीजिए, अगर मैं प्रबंध के सिद्धांत की बात करूं कि अगर हम इस प्रकार से, इस टेक्निक से अगर अपनी फैक्ट्री में काम करें तो इतने % का प्रॉफिट होगा, तो ये एक सिद्धांत दिया गया। मान लीजिए अगर हम कार्य विभाजन का सिद्धांत को फॉलो करें तो उससे सभी श्रमिक खुश रहेंगे और अपनी 100% एफिशिएंसी पर काम करेंगे, ये एक सिद्धांत बना हुआ मान लीजिए। तो उस सिद्धांत का अगर ABC फैक्ट्री में अगर लागू किया जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर अच्छे परिणाम ना आए, जबकि रिलायंस में उसी चीज़ को लागू किया जाता है तो वहाँ पर अच्छे परिणाम आते हैं। रिलायंस की दूसरी कंपनी है, वहाँ पर और अच्छे परिणाम आते हैं। NTPC एक कंपनी है, वहाँ पर जो इस सिद्धांत को लागू किया जाता है वहाँ पर सबसे बढ़िया परिणाम आए, उनका प्रॉफिट सीधा ही 200% बढ़ गया, जबकि ABC लिमिटेड में ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, चाहे ABC फैक्ट्री में लागू कीजिए और चाहे रिलायंस कंपनी में लागू कीजिए, चाहे अमेरिका में लागू कीजिए, चाहे इंडिया में लागू कीजिए, चाहे अपने घर पे लागू कीजिए, चाहे अपनी स्कूल की लैब में लागू कीजिए, सब पर एक जैसा परिणाम आता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो तो हर जगह एक जैसे ही परिणाम देते हैं, जबकि प्रबंध के सिद्धांत जब हम प्रयोग करते हैं तो हर एक फैक्ट्री में, हर एक कंपनी में एक जैसा उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता। बात समझ में आई? तो मतलब विज्ञान के सिद्धांत तो हर जगह एक जैसे हैं, लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों का परिणाम हर जगह एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर इस तीसरी बात पर प्रबंध को हम विज्ञान के रूप में साबित नहीं कर सकते, जबकि पहली दोनों बातों पर लागू हो रहा था। तो पहली 2 बातों के अनुसार तो प्रबंध को हम विज्ञान मान सकते हैं, जबकि तीसरी बात के अनुसार, क्योंकि प्रबंध को हर जगह एक जैसी व्यापक वैधता नहीं मिलती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह से पूरी तरह से परिणाम एक जैसे नहीं देते। इसलिए निष्कर्ष क्या निकल कर के आया कि प्रबंध को पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जा सकता, यानी कि प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे क्या मानना चाहिए? अयथार्थ विज्ञान, अयथार्थ विज्ञान अथवा व्यवहारिक विज्ञान, अयथार्थ विज्ञान अथवा व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस या फिर इनएग्जैक्ट साइंस। इसका मतलब हो गया इनएग्जैक्ट, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये एग्जैक्ट साइंस है, यथार्थ विज्ञान है। लेकिन प्रबंध को हम क्या बोलेंगे? इनएग्जैक्ट साइंस, अयथार्थ विज्ञान। और वो जो इनएग्जैक्ट साइंस तो है ही है, ये साथ साथ में व्यवहारिक विज्ञान भी है। व्यवहार के अनुसार ये बदलता रहता है, जबकि साइंस हमेशा एक जैसी रहती है। साइंस की जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके सब एक जैसे रहते हैं, लेकिन जो प्रबंध है वो व्यवहार के अनुसार बदलता रहता है। आप हो सकता है, यानी कि मेरे एक जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे अच्छे प्रबंधक बन जाए, मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रबंध उनकी मैनेजमेंट हो जाए। उनके जो भाई बंधु हैं जिन्होंने कम नॉलेज ले रखी, वो हो सकता है उनसे भी अच्छे बने। तो ये क्या है? व्यवहार पर निर्भर करता है।
तो ये एक व्यवहारिक विज्ञान है तथा साथ ही साथ अयथार्थ विज्ञान है, यानी कि प्रबंध को पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इन दोनों बातों पर तो प्रबंध को विज्ञान माना जा सकता है, लेकिन तीसरी बात पर प्रबंध को विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो पूरी तरह से दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रबंध को विज्ञान माना जाए नहीं माना जाए, उसके लिए मैंने पहले आपको विज्ञान का अर्थ बताया और उस आधार पर बताया कि विज्ञान को हम विज्ञान कब मान सकते हैं। विज्ञान को विज्ञान कब मानेंगे? जब तीनों बातें हैं। ठीक है, अब इन तीनों बातों पर हमने प्रबंध का परीक्षण किया। परीक्षण करने पे ये बातें नजर आई कि पहली दो बातें तो प्रबंध में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन तीसरी बात प्रबंध पर अप्लाई नहीं हो रही। तो इसलिए प्रबंध को पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जा सकता, इसे केवल एक अयथार्थ विज्ञान अथवा व्यवहारिक विज्ञान ही माना जाएगा।